गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम हिमांशु सर। आप सभी का बायोलॉजी रिसोर्सेज क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मेंडल के नियमों की अपवाद पढ़ेंगे, यानी एक्सेप्टेशन टू मेंडल्स लॉ, यानी मेंडल का जो नियम है उसके एक्सेप्टेशन क्या है, उसके अपवाद क्या है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में जितनी सारी थ्योरियां हैं उन सभी थ्योरियों के कुछ न कुछ विपरीत थ्योरी भी आई। जैसे मानव की या संपूर्ण जीव जाति के विकास की बातें करें तो लामार्क ने भी अपनी थ्योरी दिया हुआ था, चार्ल्स डार्विन ने भी अपनी थ्योरी दिया हुआ। कुछ लोग चार्ल्स डार्विन और लामार्क के बारे में पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे आगे की चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो लामार्क और डार्विन ने थ्योरी दिया था, उन दोनों के अपवाद दिया है, उन दोनों के अपवाद दिया है। वैसे मेंडल भी अपना नियम दिए हुए हैं, उन नियम के भी कुछ अपवाद हैं जिन्हें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, मेंडल के नियमों के अपवाद मुख्यतः तीन माने जाते हैं। एक अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा स्वप्रभाविता और तीसरा बहुविकल्पता। आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, आपके कंपटीशन के एग्जाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए जैसे मेंडल का नियम जो है ना वो जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही मेंडल के नियमों का अपवाद भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जितना एग्जामों में मेंडल के नियम आते हैं उस अनुरूप से मेंडल के अपवाद भी एग्जामों में आते हैं। तो इसलिए जैसे आपने अच्छी तरीके से मेंडल का नियम पढ़ा था वैसे ही इनके अपवाद भी पढ़ेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की बुराई करनी हो तो सबसे पहले उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि ये संस्कृति बुरी है तो उसकी बुराई करने के पहले उस संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो वैसे ही हम इनकी अपूर्ण प्रभाविता, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेंडल के नियमों का अपवाद पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अपवाद को पढ़ने के लिए सबसे पहले मेंडल के नियमों को पढ़ना जरूरी है, जो मैंने आपको पिछले कई वीडियो से पढ़ाते आ रहा है। तो जो लोग भी मेंडल के नियम नहीं पढ़े होंगे तो कृपया करके पहले उनके नियम को पढ़ें, तब जाके ये सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे। जो अगर अच्छी तरीके से अध्ययन कर चुके हैं तो वो स्टार्ट करते हैं, वो इस वीडियो को देखें और पढ़ें। लेकिन जो लोग नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंडल के कुछ नियमों का जो वीडियो मैंने बनाया है उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। उसके पश्चात इस वीडियो को देखें और अध्ययन करें और खुद विकास करें, साथ साथ अपने फ्रेंड आसपास या अपने समाज का विकास करें, अपने देश का विकास करें। चलिए तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेशन ऑफ मेंडल्स लॉ, यानी मेंडल के नियमों का अपवाद। ध्यान दीजिएगा, मेंडल के नियमों का अपवाद मुख्यतः तीन है जो आपके बुक में पढ़ने को दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला है अपूर्ण प्रभाविता, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस आपने पढ़ा था मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। तो इसमें प्रभाविता का नियम था, यानी कि जो दो विपरीत लक्षण जब एक साथ आते हैं तो एक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। लेकिन यहाँ है इनकम्प्लीट, यानी कि प्रभाविता पूर्णतः नहीं दिखता है, प्रभाविता जो है वो नहीं दिखता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया गया है गुलाबास का फूल। गुलाबास एक पौधा होता है जो दो तरीके के पुष्प देते हैं। एक पौधा ऐसा जो रेड फ्लावर देते हैं और एक पौधा ऐसा जो व्हाइट फ्लावर देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये रेड फ्लावर के जो जीनोटाइप है वो कैपिटल बड़ा आर है, कैपिटल आर है, और जो व्हाइट पुष्प देते हैं उसका मैंने मान लिया है स्मॉल डबल आर। ध्यान रखिए, आप इसको जीनोटाइप डबल टी भी मान सकते हैं, डबल टी भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो उसमें कोई, लेकिन आपको जोड़े में ही मानना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी लक्षण के कार्य में होते हैं वो जोड़े में होते हैं। वैसे जो यहाँ पे आके थोड़ा आपको गलत साबित होगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने माना है कि किसी भी लक्षण के जो जीन होते हैं, एलील होते हैं, वो जोड़े में होते हैं, जैसा मेंडल ने बताया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जिसके अलील जो होते हैं, जिसके कारक जो होते हैं वो जोड़े में ना होंगे, जोड़े से ज्यादा होते हैं, जैसे बहुविकल्पता, जैसे मानव का ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। यहाँ पे 100 प्रभाविता, तो तीनों को हम बारी-बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता, जहाँ पे प्रभाविता पूर्ण रूप से आपको नहीं दिखता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे गुलाबास का फूल लिया गया है। इसमें देखिएगा गुलाबास का दो फूल, दो पौधा है, जो एक रेड पुष्प देता है और एक व्हाइट पुष्प देता है, यानी एक लाल रंग का पुष्प देता है और एक श्वेत रंग का पुष्प देता है। जो श्वेत रंग का पुष्प देता है उसका जीनोटाइप स्मॉल डबल आर बना दिए हैं, और जो रेड कलर का पुष्प देता है उसे कैपिटल डबल आर बना दिए हैं।
अगर इसका युग्मक बनता है और इसका भी युग्मक बनता है, तो आप जैसे जानते हो कि ये R वाला बनेगा, ये R वाला, ये R वाला बनेगा, ये R वाला बनेगा। सिंपल है, आप पहले से भी जानते हो। अगर हम इसे मिला दें तो एक ऐसा कुछ बनेगा ना, एक ऐसा पौधा बनेगा जिसका जीनोटाइप R और R यानी विषम युग्मज बनेगा। और इसे भी आप मिलाते हो तो क्या बनेगा, विषम युग्मज ही बनेगा, ये भी बना सही। ये जैसे पेरेंट्स हैं, यहाँ पे क्या होगा F1 पे, समझिए यहाँ पे क्या होगा F1 पे। अब यहाँ पे कहा जाता है कि ये रेड कलर के पुष्प वाले जब व्हाइट कलर के पुष्प वाले से संगम करते हैं तो जो दोनों पौधे उत्पन्न होते हैं ये कौन सा पुष्प देते हैं, पिंक। किस कलर का पुष्प उत्पन्न करते हैं, पिंक। यानी यहाँ पे कहा गया है कि जब दो विपरीत लक्षण एक साथ संकरण कराया जाता है तो दोनों का गुण न दिख के किसी और का कोई और प्रभाव दिखता है, यानी कोई और गुण दिखता है। यानी यहाँ पे किसी का प्रभाव नहीं दिखा, इसे हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। सिंपल से समझिएगा, अपूर्ण प्रभाविता के अनुसार जब दो विपरीत लक्षण एक साथ आते हैं, दो विपरीत लक्षण एक साथ आते हैं, उनका संगम कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में ऐसे संदर्भ उत्पन्न होते हैं जो अपने पेरेंट्स दोनों में किसी के भी लक्षणों को प्रस्तुत नहीं करते हैं, कोई और लक्षण प्रस्तुत करते हैं। यानी कि किसी का प्रभाव नहीं दिखा तो ये क्या हुआ, अपूर्ण प्रभाविता हुआ। चलिए इसका हम F2 पीढ़ी भी बना देते हैं, तो आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे ये युग्मक बनाएंगे तो R और R वाले बनाएंगे, ये बनाएंगे तो जैसे ये भी बनाएंगे R और R वाले। तो यहाँ पे जैसे ये मिल गए तो R और R हो गया, यहाँ पे जैसे ये मिल गए तो R कैपिटल R स्मॉल R, यहाँ पे ये मिल गए, सॉरी ये इसको पहले मिला लेते हैं तो कैपिटल R स्मॉल R। अब इसको भी मिला देते हैं तो R और R। तो ये चार तरीके के पौधे उत्पन्न हुए। तो ये जो है जीनोटाइप के अनुसार सेम ऐसा है, तो यानी ये तो रेड उत्पन्न करेगा। ये जीनोटाइप के अनुसार सेम ऐसा है तो ये तो व्हाइट उत्पन्न करेगा, सॉरी ये रेड उत्पन्न करेगा, और ये कैसा उत्पन्न करेगा, व्हाइट उत्पन्न करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल ऐसा है इसके जैसा, तो ये व्हाइट है तो ये व्हाइट हुआ, ये बिल्कुल ऐसा है तो ये रेड है तो ये रेड उत्पन्न हुआ। लेकिन ये दोनों तो एक जैसे हैं, तो ये दोनों पिंक है तो यहाँ पे भी क्या हुआ, पिंक हुआ। यानी कि आप ऐसा देख पा रहे हो कि जब दो विपरीत लक्षण, जैसे यहाँ पे देखो R और R आया है तो एक इधर से आया और एक इधर से आया, दोनों का गुण एक साथ आया, दोनों का जीनोटाइप एक साथ आया, तो इन दोनों में से किसी का प्रभाव नहीं दिख रहा है, ये क्या बन जा रहा है, पिंक बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, पिंक बन जा रहा है। तो जब पिंक बन रहा है तो ना इसका प्रभाव दिख रहा है, इसका प्रभाव, लेकिन दोनों का जीन है, यानी कि प्रभाव किसी का भी नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसे क्या मानते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। तो एग्जाम में आएगा कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है, तो आप लिख सकते हैं अपूर्ण प्रभाविता एक मेंडल के नियमों का अपवाद है, जिसमें यह बताया जाता है कि जब दो विपरीत लक्षण एक साथ आते हैं तो F1 पीढ़ी में किसी का भी प्रभाव नहीं दिखता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं जब दो विपरीत लक्षण एक साथ आते हैं तो किसी का प्रभाव नहीं दिखता है, कि कोई और गुण दिखता है, यानी कि प्रभाविता का नियम यहाँ पे क्या होता है, गलत साबित होता है, इसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो प्रभाविता का नियम गलत साबित हुआ, यानी कि ये क्या है, मेंडल के नियमों का अपवाद है। तो आप ऐसा बना सकते हैं। अब मैं आपको स्वप्रभाविता पढ़ा देता हूं, यानी कोडोमिनेंस। स्वप्रभाविता यानी कि समान, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल के तौर पे लिया जा सकता है, मानव का ब्लड ग्रुप लिया जा सकता है और या एक बुफेलो का कलर लिया जा सकता है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे बुफेलो का कलर ले लिया है, एक ऐसा बुफेलो है जो रेड रंग का है और एक ऐसा बुफेलो है जो व्हाइट रंग का है। यानी एक ऐसा भैंस है जो रेड रंग का है और एक ऐसा भैंस है जो व्हाइट रंग का है। इन दोनों के बीच हमें क्या कराना है, जन्म कराना है। समझिए, इन दोनों के बीच क्या कराना है, जन्म कराना है। रेड कलर वाला जो भैंस है उसका डबल कैपिटल डबल आर से सूचित कर दिए हैं, इसका जीनोटाइप यानी एलील, और इसका स्मॉल डबल आर से सूचित कर दिए हैं। अगर इसका युग्मक बनता है तो सिंपली है, कैपिटल बनेगा, इसका बनता है तो सिंपल है, स्मॉल बनेगा, सिंपल है। आप अगर इन दोनों को क्या कराए, जन्म कराते हैं तो आर और आर, इन दोनों को संगम करा दिए तो आर और आर, अब कौन सा भैंस बनेगा,
ये चीज है, क्या फिर से पिंक भैंस बनेगा? नहीं। तो जब भैंसों में कराए जाते हैं ना, तो ऐसे भैंस चितकाबर बनते हैं। क्या बनते हैं? चितकाबर, यानी रोम भैंसों की उत्पत्ति होती है, जिसे आप चितकाबर बोल सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे रोम भैंसों की उत्पत्ति हुई, यानी कि आप देख पा रहे हो कि एक भैंस रेड था, एक भैंस व्हाइट था। इन दोनों के बीच जब संगम कराया तो दोनों का जीनोटाइप आया, यानी ये भी चितकाबर हुआ था, ये भी चितकाबर हुआ था। समझिए, तो यानी कि जब एक इधर से एलील आया, एक इधर से, दोनों जब आए तो ना ही आर आया तो रेड को प्रस्तुत किया, ना ही ये स्मॉल आर आया तो व्हाइट को प्रस्तुत किया। ये क्या बन गया? रोम बन गया, यानी चितकाबर भैंसों की उत्पत्ति हुई। यानी कि प्रभाव तो दिख रहा है, लेकिन दोनों का दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई और लक्षण दिख गया। समझिएगा, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी फर्क है, फिर भी डिफरेंस है। यहाँ पे जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं वो दोनों के किसी के भी लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे दोनों के लक्षण समान रूप से आ रहे हैं, यानी कि रेड वाले भी आ रहे हैं और व्हाइट वाले भी आ रहे हैं, जिसके कारण दोनों का समान संयोग होता है और समान प्रभाव के कारण ये भैंस चितकाबर उत्पन्न होती है। समझ गए? अब इसका आप जीनोटाइप बना सकते हो, आर वाला बनेगा और एक आर वाला बनेगा। इसका भी सेम बनेगा। आपको मैं एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस कराते वक्त ये बता चुका हूं कि कैसे जीनोटाइप इसका युग्मक बनाएंगे। समझ में आ गया होगा तो अच्छा है, जो नहीं समझ में आए होंगे जिनको वो एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस पढ़ के इसे आसानी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जैसे अब ये क्या बनेगा? रेड बन जाएगा। ये क्या बनेगा? तो व्हाइट बन जाएगा। लेकिन ये दोनों तुलना ऐसे हैं, तो यानी कि क्या बन जाएगा? चितकाबर भैंसों की उत्पत्ति होगी। समझ गए? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन डिफरेंस है। फिर भी एग्जाम में पूछ सकता है कि अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता में अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अपूर्ण प्रभाविता में जब दो विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराते हैं तो ऐसे संतति की उत्पत्ति होती है जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भिन्न होते हैं, यानी किसी का भी प्रभाव, दोनों में किसी का प्रभाव नहीं दिखता है। जबकि सप्रभाविता में जब दो विपरीत लक्षणों के बीच जब संकरण कराते हैं तो दोनों का प्रभाव समान रूप से दिखता है, दोनों का प्रभाव समान रूप से दिखता है, जिसे हम सप्रभाविता कहते हैं। एग्जांपल दो तो आप एक और ले सकते हो इसका। जैसे मैंने मान लो ह्यूमन ब्लड ग्रुप देखा है, जैसे इसका पहले समझ लीजिए, साथ समझ लीजिएगा, बहुविकल्पता। ये कहां पर है? मेंडल के नियमों का पास। जैसा कि मेंडल बताए हैं कि किसी भी लक्षण के जिम्मार कितने एलील होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। तो किसी भी लक्षण के जिम्मार एलील दो होते हैं। अगर किसी लक्षण के जिम्मार एलील दो से ज्यादा हो जाए, जैसे मानव का ब्लड ग्रुप की बातें करें तो मानव का ब्लड ग्रुप के जिम्मार जो एलील होते हैं वो दो से ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं? दो से ज्यादा। तो ये बहुविकल्पता होगी। यानी कि जब किसी भी लक्षण के लिए जिम्मार एलील दो से ज्यादा हो तो उस कंडीशन को हम बहुविकल्पता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुविकल्पता कहते हैं। जैसे मानव के ब्लड ग्रुप निर्धारित करने वाले जीन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3। तो मानव आपका ब्लड ग्रुप है जैसे बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो समझिएगा कि जब जिम्मार एलील जो होते हैं वो 3 तरीके के हो गए, जैसे ए, बी और ओ। मानव के जो ब्लड ग्रुप होते हैं जिसको हम ऐसे लिखते हैं आई ए, आई बी, आई ओ। तीन एलील होते हैं जो मानव के ब्लड ग्रुप को निर्धारित करते हैं। कौन कौन? आई ए, आई बी, आई ओ। 3 हो गए। मेंडल कितना बताया था? 2। तो 2 से अधिक है, यानी बहुविकल्पता का एग्जांपल है। सही है। अब इसको ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है मानव के शरीर में, उसके लिए आपको मैं एक अलग वीडियो देके पढ़ा दूंगा, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप पर कैसे ए क्यों होता है, बी क्यों होता है, ए बी क्यों होता है, ओ क्यों होता है। एक और उसका थ्योरी है जिसे आरएस फैक्टर कहा जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव को दर्शाता है। तो वो सारे एक वीडियो में कवर कर दूंगा, शायद क्या नेक्स्ट वीडियो में मैं वही बना के आपको डाल दूंगा। यूट्यूब का जो बायोलॉजी रिसोर्सेज चैनल है इसमें मैं डाल दूंगा, जिससे आप आसानी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। चलिए, तो बहुविकल्पता आप समझ गए, यानी किसी भी लक्षण के जिम्मार एलील जो जोड़े से यानी 2 से ज्यादा होते हैं तो उस कंडीशन को बहुविकल्पता कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन ब्लड ग्रुप यानी मानव रक्त समूह आप याद रख सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे मैंने बताया था, सप्रभाविता का भी एग्जांपल ह्यूमन ब्लड ग्रुप। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मेल से अगर ब्लड ग्रुप ए आया और फीमेल से बी आया, तो जो बच्चे में क्या होता है? ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है, यानी दोनों का आपको समान दिखा। यानी कि मेल के शरीर से अगर ए आ गया, फीमेल के शरीर से बी आ गया,
दोनों यानी एक पेरेंट से मान लीजिए फर्स्ट पेरेंट से ए आ गया, सेकंड पेरेंट से बी आ गया, तो ए बी बच्चे में क्या होगा ब्लड ग्रुप ए बी, यानी दोनों का बना हुआ दिखा ना, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होंगे ए बी, तो ये भी सॉल्व करना होता है एग्जांपल। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। हाँ, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप अगर इसे नहीं समझ सकते हैं तो 12th की पढ़ाई या फिर आगे की पढ़ाई में आपको काफी ज्यादा कठिनाई आएगी। हाँ, वो व्यक्ति को काफी इजीली समझ में आ गया होगा जिसे एक संख्या क्रॉस और दूसरा क्रॉस उसके नियम समझ में आए होंगे, यानी एक संख्या क्रॉस और दूसरा क्रॉस के आधार पर जो मिडल नियम दिए होंगे वो समझ में आ गया होगा, तो ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा। याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, आप समझ के पढ़े ना कि याद करके पढ़े, और ऐसे पढ़े कि आप खुद पढ़ सकें। तो आज का वीडियो मैं लास्ट करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम मानव के प्लॉट ग्रुप को लेके आएंगे, कैसे निर्धारित होता है। तब के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।